अरे सारा दिन क्या बस झाड़ू ही लगाती रहेगी मेरी खोपड़ी पर? एक तो गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से करमजली ने पंखा भी बंद कर दिया। माँ जी बस हो ही गया, बस ये कूड़ा उठा लूं वरना पंखे की हवा से ये कचरा उड़ जाएगा। हाँ हाँ मुझे मत सिखा, जल्दी से काम निपटा और पंखा चालू कर। उफ कितनी गर्मी है, आय हाय हाय, एक तो बुढ़ापा और ऊपर से घुटनों का दर्द। मैंने झाड़ू लगा ली है माँ जी, लाइए आपके पैर दबा दूं। हाँ ठीक है, लेकिन पैर दबाने का बहाना बनाकर खाना बनाना मत भूल जाना। खाना बिल्कुल टाइम पर तैयार हो जाना चाहिए। जी जी माँ जी। चंदा को अपनी सास से इस तरह के ताने सुनने की आदत थी। चंदा की शादी राकेश से हुई थी, जो बिमला का बड़ा बेटा था। बिमला के 2 बच्चे थे, बड़ा राकेश और छोटी बेटी रंजना। रंजना की शादी राकेश से पहले ही हो चुकी थी। राकेश एक फैक्ट्री में क्लर्क था। बिमला अपनी बेटी रंजना से बहुत प्यार करती थी, जबकि उसकी बहू चंदा उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चंदा बहुत अमीर परिवार से नहीं थी। चंदा घर के सारे काम कितने ही अच्छे तरीके से क्यों न करे, बिमला उसके हर काम में मीन मेक निकाल ही लेती थी। फिर एक शाम जब बिमला घर से बाहर टहलने गई, तब उसकी मुलाकात अपनी एक सहेली से हो गई। ओहो बिमला कैसी हो, आज बड़े दिन बाद दिखी। आहा बस क्या बताऊं, ये बुढ़ापा जान ले रहा है मेरी। अरे हंस क्यों रही हो, मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया तुम्हें? तुम्हारी बात पर हंस रही हूँ। 65 की हो गई हो तो अब बुढ़ापा परेशान नहीं करेगा तो और कौन परेशान करेगा? हाँ 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 बना लो मजाक तुम भी। और वैसे एक बात बता दूं, अभी 65 की नहीं हुई हूं मैं, फिलहाल 64 की हूँ, समझी? तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ये सब छोड़ो, अब चंदा कैसी है, उसके हालचाल सुनाओ। कैसी क्या है, एक नंबर की कामचोर है मुई, जब देखो काम से जी चुराती रहती है। उसे बताती कुछ हूँ करती कुछ है, माँ बाप ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। अरे पर तुम्हारा घर तो बड़ा व्यवस्थित रहता है, इस बात की हर कोई तारीफ करता है मोहल्ले में। अरे वो सब तो मेरी वजह से है, मैं ना हूं तो पता नहीं मेरे राकेश का क्या हो, मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाए। अरे तुम फालतू परेशान होती हो बिमला, चंदा बड़ी प्यारी लड़की है, एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू के सारे गुण दिखाई देते हैं मुझे तो उसमें। जाने दो, दूर के ढोल तो हमेशा सुहाने ही दिखते हैं, तुम क्या जानो उसकी असलियत। क्यों ऐसा क्या हो गया, कुछ किया क्या उसने? अरे एक नंबर की लालची है, मुझे तो लगता है कि उसकी नजर हमेशा मेरी पेंशन और मेरे गहनों पर ही लगी रहती है। पर तुम्हारे बाद तो वो सारी चीजें उसकी और राकेश को ही मिलेंगी ना? कतई ना, वो लेकर ही क्या आई थी जो मैं उसे सब कुछ देकर जाऊं? मैंने तो सब सोच रखा है, मैं तो सारा जेवर और पैसा अपनी रंजना को दे जाऊंगी। चंदा चाहे बिमला की कितनी ही सेवा क्यों न कर ले, लेकिन बिमला के मन में उसके लिए जो कड़वाहट भरी हुई थी, उसे खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल था। फिर एक सुबह, माँ कहाँ हो माँ, देखो मैं आ गई। अरे रंजना आजा आजा मेरी प्यारी बिटिया, कितनी कमजोर हो गई है, ससुराल में अच्छा खाना नहीं मिलता क्या? बस माँ क्या बताऊं, अब ससुराल में मायके जैसा सब कुछ कहाँ मिलता है। खैर मेरी छोड़ो, और ये बताओ तुम कैसी हो? कैसी होंगी बेटा, बस कट रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया, भाभी ने फिर कुछ किया क्या? अरे तू उसे छोड़ना और बता। कैसे छोड़ दूं, मेरी माँ का तो जीना हराम कर रखा है उसने। आप मुझे बताओ अब क्या किया उसने? रंजना के आते ही उन दोनों ने चंदा को जी भर कर कोसना शुरू कर दिया। तभी रंजना की आवाज सुनकर चंदा भी रसोई से बाहर आकर बोली, अरे रंजना दीदी कैसी हो आप? ठीक हूँ। जीजा जी नहीं आए? नहीं, वो बहुत बिजी रहते हैं तो नहीं आए। माँ वो असल में ये 2 दिनों के लिए शहर के बाहर गए हैं, एक जरूरी मीटिंग के लिए, तो सोचा कि अब 2 दिनों तक वहां अकेली क्या करूंगी, तो मैं आपके पास चली आई। बिल्कुल ठीक किया तूने, वैसे भी कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए, तेरा जब जी करे तू आ जाए कर। अच्छा माँ अब बताओ क्या खिलाओगी? हाँ हाँ दीदी बताइए ना क्या खाएंगी, मैं अभी बना देती हूँ। मेरा तो मन पालक पनीर और पुलाव खाने का कर रहा है। अच्छी बात है माँ जी, मैं जरा बाजार जाकर पालक और पनीर ले आती हूँ। ठीक है, पर जरा जल्दी आना। इसके बाद चंदा पालक और पनीर लेने बाजार चली गई, और उसके जाते ही दोनों माँ बेटी ने फिर से उसकी बुराई शुरू कर दी। असल में रंजना अपनी माँ से 2 कदम आगे ही थी। वो जब भी मायके आती, चंदा के खिलाफ अपनी माँ के खूब कान भरती थी। माँ याद है मेरी एक सहेली थी, वो कन्नुप्रिया? हाँ हाँ वो कन्नू ना, याद है मुझे। क्या हुआ उसे? पिछले महीने शादी थी उसकी, पता है उसके पापा ने दहेज में काट दी है उसे। अच्छा, पर उसके पापा तो किसान थे ना? माँ देखो, देने की ना नियत होनी चाहिए। आदमी का मन है तो वो उधार लेके या कैसे भी करके अपनी बेटी की जरूरत का सामान तो दे ही सकता है। अब हर आदमी आपके समधी के जैसा कंजूस तो नहीं होता ना।
चंदा ने बिमला की दुखती रग छेड़ दी थी। कार की बात सुनते ही बिमला और ज्यादा चिढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से रंजना के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन ना तो रंजना और ना ही बिमला के मुंह से तारीफ का एक बोल निकला उसके लिए। इन 2 दिनों में चंदा के लिए घर का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। और फिर जब रंजना अपने ससुराल वापस जाने लगी तो बिमला ने उसके हाथ में अपने सोने के कुंडल रख दिए। ये ले, ये तू ले ले। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरी चीजों को ये चंदा कब्जा ले। ओहो माँ, भाभी को मत देना, पर तब तक तो तुम पहनो ही ने। अरे ना, इस बुढ़ापे में अब ये शौक कहाँ रहे, इन्हें तू ही रख। और सुन, जरा जल्दी जल्दी आती रहा कर। धीरे धीरे मैं अपने सारे जेवर और पेंशन भी तेरे नाम कर जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है माँ, मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी जब भी बुलाओगी। इसके बाद रंजना वहां से चली गई, पर ये सारी बातें किचन में खड़ी चंदा ने सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन बिमला को खुश कर पाना शायद उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। और फिर रही सही कसर रंजना आकर पूरी कर देती थी। ऐसे कई महीने बीत गए। एक दिन बिमला छत पर धूप सेकने के लिए गई हुई थी, लेकिन फिर सीढ़ियों से वापस उतरते हुए अचानक उसका पांव फिसल गया और वो सीधा आंगन में आ गिरी। नीचे गिरते ही बिमला बेसुध सी होने लगी और उसके सिर से बहुत खून भी निकल रहा था। बिमला की ऐसी हालत देखकर चंदा घबरा गई। उसने फौरन राकेश को फोन किया, लेकिन उस वक्त राकेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चंदा ने हिम्मत बांधी और सबसे पहले उसने बिमला को बिठाकर उसके सिर पर पट्टी बांधी और फिर बाहर से ऑटो बुलाकर बिमला को खुद अस्पताल लेकर गई। तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होगी तो मेरा इलाज कैसे कराएगी? राकेश को बुला जल्दी। माँ जी, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है और वो फिलहाल शहर में है भी नहीं, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। तो रंजना को फोन लगा, वो आकर सब संभाल लेगी। ऑटो में ही बैठे बैठे चंदा ने रंजना को फोन लगा दिया, उसे सब कुछ बता दिया। और फिर क्या भाभी? हेलो हेलो, हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाभी। ओफो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रंजना ने ऐसा कहकर फोन काट दिया। चंदा का फोन लाउड स्पीकर पर था और चंदा और बिमला को रंजना की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि चंदा फोन पर आवाज न आने का बहाना बना रही थी। बिमला से अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन चंदा ने हिम्मत नहीं हारी। वो जैसे ही बिमला को अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने बिमला की फौरन सर्जरी करने की बात कही और इसके लिए तुरंत 2 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवाने थे। बिमला के कहने पर चंदा ने फिर से रंजना को फोन लगाया, लेकिन अब रंजना का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। फिर पूरे 2 घंटों के बाद चंदा जी, अच्छा हुआ जो आप इन्हें सही वक्त पर ले आई और सही वक्त पर इनकी सर्जरी भी हो गई। अब ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कल तक आ जाएगा, तब मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। पर हॉस्पिटल का बिल तो क्लियर हो चुका है। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और आराम कीजिए। ठीक है, आपकी बहू बहुत समझदार है। मुझे विश्वास है कि उनकी देखरेख में आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिमला को समझ नहीं आ रहा था कि चंदा के पास आखिर इतने पैसे कहां से आए। तभी उसकी नजर चंदा के सूने गले और सूने हाथों पर पड़ी, जहां न तो मंगलसूत्र था और न ही उसके पापा के दिए हुए सोने के कंगन। बिमला सब कुछ समझ गई। वो मन ही मन अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब आगे उसे क्या करना है और क्या नहीं। अरे तू चिंता मत कर, शाम को दामाद जी से कहना ऑफिस जाते समय यहाँ होते जाएंगे। मैं कढ़ी चावल बनाकर रखूंगी, तू रात में कुछ मत बनाना। तेरा कढ़ी चावल खाने का मन है तो आज तू माँ के हाथों की कढ़ी चावल ही खाना, ठीक है? सुनो जी, रवि के पापा, जरा जाओ तो जाकर बाजार से 2 किलो खट्टा मट्ठा या फिर वो ना मिले तो दही ले आओ। प्रेरणा के घर शाम को कढ़ी चावल बनाकर भेजने हैं। दामाद जी आएंगे तो ले जाएंगे। राजरानी, कभी कभी उपासना बहू की पसंद का भी कुछ बना लिया करो। ये मत भूलो, बेटी के साथ साथ तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। कल उपासना बहू ने भरवा बैगन तुमसे पूछा था बनाने के लिए, तो तुमने बोल दिया कि कोई और सब्जी बना लो, तुम्हें भरवा बैगन नहीं पसंद। बस बस, बहुत हो गई बहू की तरफदारी। मुझे पता है बहुओं को कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी नहीं। ज्यादा सिर पर चढ़ाऊंगी ना तो मेरे लिए ही गलत होगा। अब जाओ और जाकर जो कहा है वो ले आओ। कढ़ी चावल बनाने में बहुत समय लगता है, अभी शुरू करूंगी तब जाकर दामाद जी के आने तक बना पाऊंगी। तुम्हें समझाना बेकार है, वक्त ही तुम्हें समझाएगा। उपासना की सास राजरानी को समझाना सचमुच किसी के बस की बात नहीं थी। राजरानी की बहू उपासना के साथ साथ उसकी बेटी प्रेरणा भी मां बनने वाली थी। बहू और बेटी दोनों गर्भवती थी, पर राजरानी अपनी बहू उपासना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसे तो बस अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करनी होती थी।
इसी बात को लेकर उपासना का मन हमेशा दुखी रहता था। वो बहुत ही सीधी साधी एक साधारण परिवार से आई हुई थी। उसने कभी बड़ों के आगे जवाब देना नहीं सीखा था। इसी बात का फायदा राजरानी उठा रही थी। एक दिन राजरानी बाजार से आई तो उसके हाथ में ढेर सारा सामान था। उपासना बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ, आज तो मैं बहुत थक गई। ये लीजिए माँ जी, आपने बहुत समय लगा दिया बाजार में। मुझे तो चिंता हो रही थी, आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कई बार फोन मिलाया। मेरी चिंता मत करा कर, अब बेटी माँ बनने वाली है तो मुझे तो 100 काम है। अभी जच्चा के लिए सामान लाई हूँ, फिर बच्चा हो जाएगा तब उसके लिए नामकरण का ढेरों सामान लाना पड़ेगा। अब तो काम ही काम है तो बाजार आना जाना लगा ही रहेगा। क्या बना रही है रात को खाने में? एक काम कर, फ्रिज में भिंडी रखी है, वही बना ले। माँ जी, मैंने तो मटर पनीर की सब्जी और सूखी अरबी बनाई है। वो आज सूखी अरबी खाने का मन हो रहा था तो सब्जी वाले से ले ली थी। किसने कहा था 2-2 सब्जियां बनाने के लिए? कितनी महंगाई है, खाली भिंडी से काम नहीं चलता जो अलग अलग सब्जियां बनाई जा रही है। तेरे तो जीभ के चटकारे ही पूरे नहीं होते। आज बना ली, अब कल से जो मैं कहूंगी वही बनेगा। पता नहीं आजकल की बहुएं अपनी मनमानी क्यों करती हैं। उपासना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये गुड़, बादाम, काजू, किशमिश और ये देसी घी डिब्बों में बंद करके छुपा देती हूँ। कल प्रेरणा रहने आने ही वाली है, उसका 9वां महीना लग जाएगा। उसे रोजाना आटे का देसी घी और ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बनाकर खिलाऊंगी। कुछ ही दिनों में आसानी से बच्चा हो जाएगा। दरजानी को फोन कर देती हूँ, उससे मैंने कुछ लंगोट और गद्दियां जो सिलवाई हैं वो पूछ लेती हूँ। सिल गई होंगी तो प्रेरणा के बैग में संभाल कर रख दूंगी। अचानक हॉस्पिटल भागना पड़ेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा। उपासना की सास ने एक बार भी उससे मीठे मुंह बात नहीं की थी। उपासना को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपनी सास से नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपनी सास से कुछ कहेगी तो उसे उल्टा ही सुनना पड़ेगा। उपासना अपने मायके भी रहने नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका मायका दूसरे शहर में था और इस हालत में वो सफर नहीं कर सकती थी। इसलिए वो फोन पर ही अपने माँ पापा से बात कर लिया करती थी, पर वो कभी भी अपना दुख अपने माँ बाप को नहीं कहती थी। वो फोन पर हमेशा हंसती रहती थी। अगले दिन प्रेरणा मायके रहने आ जाती है और राजरानी अपनी बेटी की सेवा में लग जाती है। माँ, मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट फुल हो गया है। अरे कहाँ कुछ खाया है? अच्छा, ये संतरे अनार का जूस पी ले। बच्चे के टाइम में जच्चा को खून की कमी हो जाती है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए जूस फल लिया कर। आओ ना उपासना भाभी, आप भी मेरे साथ जूस पियो। तुम पियो प्रेरणा, मैंने बिल्कुल अभी चाय पी है। अरे तू पी लेना, थोड़ा सा ही जूस है, वो भी तुझसे नहीं पिया जा रहा। उपासना सारा दिन खाती पीती रहती है, उसकी चिंता मत करा कर, तू अपनी चिंता कर। माँ, रवि भैया कब तक आएंगे? मुझे उनके साथ लूडो खेलना है। आपको याद है हम बचपन में कितना लूडो खेला करते थे और मैं हमेशा जीत। प्रेरणा, अब तुम्हारी उपासना भाभी मुझे हरा देती है। पता नहीं मैं तुम दोनों से लूडो में बिल्कुल नहीं जीत पाता। अरे आप आ गए भैया, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तू सुना, तू कैसी है? मैं बस फ्रेश हो जाऊं, फिर हम लूडो की एक एक बाजी खेलेंगे। उपासना, तुम भी फटाफट काम निपटा लो, हम तीनों मिलकर बैठेंगे। उपासना अभी लूडो वगैरह नहीं खेल सकती, तुम दोनों भाई बहन खेलो। मुझे प्रेरणा के कपड़े अलमारी में लगाने हैं तो उपासना मेरी मदद करेगी। राजरानी उपासना से काम करवाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। उसे तो बस यही चिंता रहती थी कि उसकी गर्भवती बेटी खुश रहे। गर्भवती बहू से उसे कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजरानी प्रेरणा का बहुत ख्याल रखती थी। प्रेरणा और उपासना दोनों की डिलीवरी का समय नजदीक ही था। कब बच्चा हो जाए किसी को नहीं पता। एक दिन घर पर कोई नहीं था, रवि ऑफिस में था। उपासना की सास राजरानी और ससुर ज्ञानचंद भी किसी जरूरी काम से बैंक गए हुए थे। अचानक पीछे से प्रेरणा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। भाभी, भाभी मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है मेरे लेबर पेन शुरू हो गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे ही प्रेरणा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्रेरणा, तुम चिंता मत करो, मैं रोड से किसी ऑटो वाले को बुलाकर लाती हूँ। प्रेरणा खुद इस हालत में नहीं थी कि तेजी से चल सके, पर वो हिम्मत करके किसी तरह ऑटो वाले को रोकती है और प्रेरणा को ऑटो में हॉस्पिटल लेकर जाती है। घबराहट से उपासना की खुद की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर मेरी ननद की हालत। ओके, मैंने चेक कर लेती हूँ, आप अपने आप को संभालिए। सिस्टर, पेशेंट को लेबर रूम में एडमिट कीजिए। उपासना की हालत बहुत खराब थी। वो रवि को फोन करती है।
इतनी देर में राजरानी और ज्ञानचंद भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। बधाई हो, पेशेंट की बेटी हुई है, जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। क्या मेरी नाती हुई है? मैं नानी बन गई। सिस्टर, मेरी वाइफ उपासना जो मेरी बहन को लेकर आई थी वो कहाँ है? देखिए, उनकी हालत बहुत खराब है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जिस कारण हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर बस ऑपरेशन रूम में जा ही रही हैं। डॉक्टर, हमारी बहू कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, हमें जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। टेंशन की वजह से उनका बीपी बढ़ गया था, जिस कारण नॉर्मल डिलीवरी करना उनकी जान के लिए खतरनाक होगा, इसलिए हम उनका ऑपरेशन करेंगे। प्रेरणा को होश आ जाता है और वो राजरानी को सारी बात बताती है कि किस तरह से उपासना ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। राजरानी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू उपासना के लिए हॉस्पिटल में बनी भगवान गणेश की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इतनी देर में सिस्टर दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उपासना के बेटा पैदा हुआ है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ घंटों बाद उपासना को होश आता है और उसे रूम में लाते हैं। राजरानी उपासना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे उपासना बहू, मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तूने फिर भी एक बहू और भाभी होने का पूरा फर्ज निभाया। माँ जी, मुझे आपका प्यार मिल गया। आपका प्यार मेरे लिए अनमोल है और आप सबकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। जीती रह मेरी बच्ची। उस दिन के बाद राजरानी अपनी बहू और अपनी बेटी